फर्स्ट ईयर उर्दू जी। आप 93 94 स्कोर करना चाह रहे हैं? कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपकी नज़में, गज़लें, खुलासा या तशरीहात, या कौन से मुकालमे, रुदाद या फिर तलखीस, किन बातों का आप ख्याल रखेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैसे लिखना है, क्या करेंगे, किन चीज़ों से बचना है, तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आर यू रेडी टू सिक्योर 93 या 94 मार्क्स? और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न। पेपर में आपके 20 नंबर की मारूजी आएगी, फिर आपने किसी सबक का खुलासा भी करना होगा। एक खुलासे के साथ आपने फिर एक सबक के किसी नसर की आप एक तशरीह करेंगे। इसी तरह नज़्म का खुलासा है और तशरीह करनी है। इस तरह गज़ल है, गज़ल की भी आप तशरीह करेंगे। एक रुदात या मुकालमा आएगा आपके पास, रसीद आएगी या दरख्वास्त, दोनों करना ज़रूरी है क्योंकि दोनों में से कोई एक चीज़ आ सकती है। और इसके साथ आप करेंगे तलखीस। ये वो चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल करना है और आपने लिखना है, तो आपके जाके 90+ स्कोर होगा। अब इसको करना कैसे है, मैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करता हूँ। और इंपॉर्टेंट में क्या है बेटा, आपने जो पहले 10 असबाक हैं, एग्जैक्टली मैं बात करूँ नसरी हिस्से की, इन 10 असबाक को आपने अच्छी तरह तैयार करना। इनको आप करेंगे स्पेशली इनका खुलासा और इनके साथ जो पैराग्राफ की तशरीह है। तशरीह कैसे करते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैं आगे इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसके बाद फिर आप करेंगे लेट्स सपोज कोई ना कोई मुकालमा या रुदात। अब इन दोनों में चॉइस आ जाती है आपके पास। मुकालमा क्या है, आप जानते हैं कि आपने कोई ना कोई गुफ्तगू है दो लोगों के दरमियान, ये आप लिख सकते हैं, इसका क्या पैटर्न है। और इसके साथ ही आपके पास होगी रुदात, जो कि आंखों का हाल, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है उस पर भी बात करते हैं। फिर जब आप जाएंगे बेटा नज़्म की जानिब, तो नज़्म में आप याद रखिए जो पहली 2 नज़में हैं और जो लास्ट 2 नज़में हैं, इन पे कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं करना। और फिर आपने इसके साथ जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़्म है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये कम से कम 5 नज़में आपकी अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए, जिनकी आप एक तो तशरीहात के हवाले से और खुलासे के हवाले से भी। इसके साथ जो गज़लियात हैं, इसमें आपने मीर तकी मीर की जो इब्तदाइया नज़में हैं वो, और इसके साथ जो लास्ट पे 2 अहमद नदीम कासमी की गज़लियात हैं, इनको आपने लाजमी तैयार करना है। इन पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं करना। और इसके बाद जनाब आपके पास एक पोर्शन आता है जहाँ होता है कि दरख्वास्त या आप लिखेंगे रसीद। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है, बहुत से बच्चे ये करते हैं, या तो सिर्फ दरख्वास्त तैयार कर लेते हैं कि जी हम दरख्वास्त लिख लेंगे, और कुछ बच्चे रसीद से बचते हैं और रसीद नहीं लिखते, या फिर कुछ लोग रसीद लिखते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये बेटा, ये दोनों करना ज़रूरी है क्योंकि इनमें चॉइस नहीं आती। दरख्वास्त भी आ सकती है, रसीद भी आ सकती है, चॉइस भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है वो अक्सर आपको लिखने के लिए रसीद दे देता है। तो इसलिए आपको दोनों करना ज़रूरी है। उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, किस अंदाज में लिखनी चाहिए वो अंदाज आपको बताएंगे। और लास्ट पे आती बेटे तलखीस, जिसमें आपने द मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ गलतियां जो बच्चे करते हैं आपने उससे बचना है कि उसको अनवान जैसे लास्ट पे लिखना है, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ, और फिर 1 बाय 1 हर चीज़ को डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब तलखीस साहब में क्या है, तलखीस का मतलब क्या है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो आपको तलखीस के लिए पैराग्राफ दिया होता है वो सिर्फ 1 लाइन की तलखीस लिखते हैं, या उस पैराग्राफ को बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। हालांकि याद रखिएगा तलखीस का कॉन्सेप्ट है कि आपने उस पैराग्राफ को 1/3 पे डिवाइड करना है। एग्जैक्टली अगर फ़र्ज़ कीजिए 6 लाइनें, तो 2 से सवा 2 ढाई लाइनों में मैक्सिमम आपकी तलखीस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पे नहीं। उन्वान हमेशा तलखीस का इख्तिताम में लिखना चाहिए, यानी कि एंड पे लिखेंगे आप। एक तो ये बात नोट करनी है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, जो तलखीस में पहली लाइन होती है ना आपके पैराग्राफ की, आपने उसके वर्ड जो अल्फाज हैं वो काउंट करने कितने हैं, और उसके बाद फिर उनकी जितनी लाइंस हैं वो काउंट करनी है। जो पहली लाइन में मुकम्मल अल्फाज हैं, लेट्स सपोज वो 11 हैं, और आपके पास 5 टोटल लाइनें हैं, तो आप समझ जाइए कि इसमें टोटल तकरीबन 55 अल्फाज होंगे, क्योंकि आपने पहली लाइन के सिर्फ वर्ड कैलकुलेट करने हैं, और उसके साथ आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे, क्योंकि राउंड अबाउट इतने ही बनते हैं। बजाय ये कि आप हर लाइन का एक एक लफ्ज़ गिने, इसमें वक्त लगता है, तो इतना वक्त नहीं होता। करना ये लास्ट पे आपने, लेकिन कैसे करना ये मैंने आपको बताया। तो क्लियर हो गया आपको कि आपने 1/3 लिखना है, और दूसरी बात कैसे अल्फाज काउंट करेंगे, फर्स्ट लाइन के नंबर ऑफ अल्फाज जो है जी, नंबर ऑफ वर्ड्स, आप उन अल्फाज को काउंट कीजिए, और जो आपकी तमाम तर लाइन्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी आ जाएंगे। ये तो था साहब तलखीस का पोर्शन, जहाँ बच्चे जो गलती करते हैं वो भी बताया आपको, और आपने कैसे लिखना है वो भी आपको बताया। तो 90% स्कोर करना है तो उसके लिए इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे और करते हैं पेपर में, आपने नहीं करनी, वो क्या है कि जो सवाल नंबर आपके पेपर में दिया हुआ ना क्वेश्चन का, आपने वही सवाल नंबर अपने आंसर में लिखना है।
अपनी तरतीब या अपने सीक्वेंस से क्वेश्चन नंबर नहीं देना आपने। जो क्वेश्चन पेपर पे नंबर है आपने वही नंबर लिखना है, ये बात याद रखनी है आपने। जैसे सवाल नंबर 7 है, फर्ज कीजिए उस पर खुलासा है, तो आपने सवाल नंबर 7 ही लिखना है। ऐसा ना हो कि आप उसे सवाल नंबर 1 कर दें कि आप सबसे पहले लिख रहे हैं। इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। दूसरी चीज़, लिखने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि आपने पॉइंटर यूज़ करना है, वो भी कौन सा, कट वाला। यस, अगर आप बॉल पेन से लिखते हैं उसमें इतना अच्छा लिखा नज़र नहीं आता, मज़ा नहीं आता। जब आप पॉइंटर से लिखेंगे आपको अपना पेपर अच्छा लगेगा, आपको लगेगा पता नहीं किसने लिखा है। जैसे वाइट पेपर पे लिखे आप तो आपको आइडिया होता है। और मार्कर जो हेडिंग के लिए आप इस्तेमाल करें ना बेटा, वो भी आपने कटा हुआ यूज़ करना है, खुशखती से लिखना है। अगर कोई लफ्ज़ गलत हो गया सिर्फ एक दफ़ा क्रॉस करें और आगे चले जाएं, बजाय कि उसको चीची मीची या घी मारना शुरू कर दें। नो वे, जस्ट एक कट करें और आगे चलें। कोशिश करें कि गलती ना हो और इमला की गलतियों से बचें, क्योंकि इमला की गलती में अगर शायर का नाम गलत है तो नंबर कटेगा, मुसन्निफ का नाम गलत है तो नंबर कटेगा। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये वो पॉइंट्स है बेटा जो आपको 93 स्कोर तक ले जाने में मददगार साबित होते हैं। तो ये था लिखना कैसे है, कौन सी आपने चीज़ें यूज़ करनी है और सवाल नंबर कैसे लिखना है, ये एक हिसाब। तलखीस का आप जान चुके। अब हम आते हैं बेटा नसरी तशरीह की तरफ। यस, जो आपके पहले 10 चैप्टर हैं उनमें जब आपके पास कोई भी तशरीह का एक पैराग्राफ आए तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तशरीह में आप 4 चीज़ें, पहले हेडिंग जो एक हवाले मतन, इसकी हेडिंग की ज़रूरत नहीं होती, आप लिख सकते हैं मुसन्निफ़ का नाम, एक चीज़। दूसरी चीज़ लिखनी है आपने माखिज़। जी, ये माखिज़ क्या है कि आखिर जो ये सबक है ये कौन सी किताब से अखज़ किया गया है। अखज़ मतलब कौन सी किताब से ये चैप्टर लिया गया है। एक तो माखिज़ लिखिए लाजमी। तीसरी हेडिंग में लिखिए आप सिन्फ। यस, सिन्फ क्या, किस्म क्या है। किस्म से क्या मुराद है कि आखिर ये नावल है, ड्रामा है, कोई असवा हसना पे बात लिखी गई है, कोई मज़ाहिया मजमून है, ये है क्या। ये तीसरी चीज़ लिखिए। और चौथी चीज़ क्या है जो सबसे पहले लिखनी है आपने, वो है सबक का उन्वान। जी, तो 4 चीज़ें हो गई तैयार। क्या लिखेंगे आप हवाले मतन में, इसकी हेडिंग ना दें हवाले मतन की, सिंपल लिखें। सबसे पहले सबक का उन्वान, फिर लिखिए मुसन्निफ़ का नाम, फिर आप लिखेंगे माखिज़ और फिर आप लिखेंगे सिन्फ। इस तरतीब को फॉलो करें। फिर आगे आप आएंगे इसके सियाक़ो सबाक़ में। सियाक़ो सबाक़ में बेटा सिर्फ उस पैराग्राफ से पहले और बाद का कुछ पोर्शन लिखा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, उसी पैराग्राफ को लिखना शुरू कर देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। सयाक और सबाक, इनका मतलब होता है सयाक कहते हैं बाद में, सबाक कहते हैं पहले। तो लफ्ज़ है सयाको सबाक, यानी कि बाद वाला और पहले वाला। हालांकि होना चाहिए था सबाको सयाक, लेकिन ऐसा नहीं होता, सयाको सबाक है, तो इसलिए आप सयाको सबाक में इस पैराग्राफ से पहले और बाद का पोर्शन लिखेंगे। अब आते हैं तशरीह की जानिब। तशरीह में जब आएंगे ना बेटा आप, अब आपने इस तशरीह में नंबर अच्छा स्कोर करना है, तो यहाँ पे टेक्ट याद रखना है आपने बेटा कोई ना कोई कोटेशन लिखनी है। यस, मैं 3 चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। कोई कुरान पाक की आयत मुबारक का आप मफ़हूम लिख सकते हैं, कोई अहादीस मुबारक का मफ़हूम लिख सकते हैं आप। इसी तरह से आप कोई अक़वाल ज़री, कोई कोटेशन लिख सकते हैं। यूँ आप तशरीह में जहाँ बच्चे 70% नंबर लेते हैं, आपके नंबर बेटा मिनिमम 95 to 97% नंबर आपके तशरीह के पोर्शन में आएंगे। तो ये तरीकाकार है किसी भी नसर के पैराग्राफ की तशरीह लिखने का। हमने बात कर ली कि लिखने के लिए क्या क्या आपने इस्तेमाल करना है, कैसे लिखना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। दूसरी बात हमने की तलखीस के हवाले से, और फिर हमने की नसर की तशरीह के हवाले से। अब हम चलते हैं आगे बेटा कि आपने करना है, फ़र्ज़ कीजिए नज़्म को। यस, नज़्म का जब भी तशरीह का मामला हो तो पहले तो आप लिखिए शायर का नाम, फिर आप लिखेंगे आखिर इस नज़्म का उन्वान क्या है। यहाँ बेटा आपने एक चीज़ करनी है, उसकी हेडिंग नहीं देनी, मफ़हूम लिखिए। जो अशार आपको तशरीह के लिए दिए गए हैं, आपने 2 लाइनों में उन अशार को आसान अल्फाज में लिखना है। वो 2 लाइनों में मैक्सिमम लिखें आप। उससे सहूलत आपको ये होगी कि आपको बार बार अशार नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जब आप मफ़हूम लिख लेंगे तो फिर क्या होगा, आपको उसकी तशरीह लिखने में आसानी होगी। ये तरीकाकार होता है आपका जो कि नज़्म की तशरीह लिखने का। और इसी तरह से आपने गज़ल की तशरीह लिखनी हो तब भी आप यही काम करें। तो ये था तशरीहात का पोर्शन जो कि नज़्म या गज़ल के हवाले से जो आपने सुना। अब इसके बाद चलते हैं जनाब मुकालमा या रूदात की तरफ। मुकालमा क्या है? मुकालमा आप गपशप लगाते हैं, 2 सहेलियों के दरमियान मुकालमा हो सकता है, तबीब या मरीज़ के दरमियान मुकालमा हो सकता है, महंगाई पे मुकालमा हो सकता है। ये कुछ मुकालमे आपकी बुक में दिए हुए होंगे, आप देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। अगर किसी को चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको गाइड भी किया जा सकता है। इसी तरह रूदात क्या है? रूदात भी बेटा आंखों देखा हाल होती है, आप उसको अपने अल्फाज में दिखते हैं, या आप किसी तफरीह मकाम पे गए वहाँ की आप रूदात लिख सकते हैं,
یا آپ نے کوئی بزم اقبال میں آپ نے حصہ لیا تو آپ دیکھیے کہ اس کی کیا کیا چیزیں تھیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں. یہ سب کچھ آپ کی بک میں دی ہے, میں وہ پڑھانے نہیں بیٹھ رہا, تو آپ یہ چیزیں لکھیں گے. دونوں میں سے کوئی ایک چیز مضبوط آپ کو آنی چاہیے. کوشش کیجئے جو اچھا ہو, بہتر ہو, وہ آپ لکھ سکیں, وہ آپ ضرور لکھیں. اس کے بعد بیٹا ہم چلتے ہیں آگے, جو کہ آپ کا ایک پورشن ہے جو کہ کہا جاتا ہے درخواست یا رسید. اب پرابلم یہ درخواست یا رسید کہہ رہا ہوں, لیکن دونوں کرنا ضروری ہے. کیوں؟ درخواست یا رسید میں اکثر ہوتا ہے وہ آپ کو رسید دے دیتے ہیں صرف, اور اکثر آپ کو صرف درخواست دے دیتے ہیں, تو اس لیے دونوں کا کرنا ضروری ہے. وہ کون کون سی امپورٹنٹ ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں, آپ کو گائڈ کر دوں گا. لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے درخواست کے حوالے سے, 2 پیراگراف سے زیادہ ہرگز بھی درخواست میں آپ نے نہیں لکھنا کچھ بھی. یہ بات یاد رکھیے گا. بچے درخواست کا سن کے جذباتی ہو جاتے ہیں, لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو اردو کا پیپر ہے جو مرضی لکھے جائے. نو وے, جو چیز ریکوائرڈ ہے جتنی چاہیے اتنا ہی لکھنا ہے. اور اس کے بعد جو ایک بات ہے رسید کی, رسید کے بارے میں آپ اتنا یاد رکھیے کہ آپ نے ایک پیٹرن ہے 5 سے 7 لائنوں میں لکھی جاتی ہے, اس میں نمبر درخواست سے زیادہ آتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, ٹیکنیکل چیز ہے. لیکن آپ اس کو کوشش کریں کہ لینڈسکیپ میں لکھیں تاکہ اس کا پیٹرن پورا آئے, کیونکہ پورٹریٹ میں آپ کا ہوتا ہے پیپر, اس میں آپ کی رسید کے پیٹرن کی جگہ کم ہوتی ہے, تو آپ اس پیپر کو رکھیں لینڈسکیپ, اور جب لینڈسکیپ میں آپ رکھیں گے تو کیا ہوگا, وہاں رسید آپ کی پراپر ایک پیٹرن میں آ جائے گی, تو یوں آپ کی رسید خوبصورت لگے گی. تو یہ بیٹا وہ باتیں اردو کے حوالے سے جو آپ نے سنی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا, اور کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن پوچھیں. اردو ایک ایسی زبان ہے بیٹا کہ جو آپ کی پرسنالٹی کو نکھارتی ہے, آپ کی شخصیت کو باقی سب سے ممتاز کرتی ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے, اس میں ایفرٹ کرنی ہے. آپ میں اور باقی سب میں بہت فرق ہوگا. میری آپ کے لیے نیک خواہشات, نیک تمنائیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے اور ایک سبجیکٹ کے ساتھ میں آ رہا ہوں. ضرور سبسکرائب کیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.